हमने कल की क्लास के अंतर्गत देखा कि अपक्षय 3 प्रकार का होता है। उन 3 प्रकारों में से एक है हमारा रासायनिक अपक्षय। ठीक है, रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो रहता है पानी का। पानी जो है वह चट्टान के साथ मिलेगा और उसे घोलेगा, या पानी के साथ उस खनिज चट्टान में पाए जाने वाले जो तत्व है वो मिलकर उसे घोल देंगे, या उसका रंग चेंज कर देंगे, या उसको धीरे धीरे तोड़ने का कार्य करेंगे। तो वो कहलाता है हमारा रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय का अर्थ होगा, जैसे कि मैंने कोई चीज ले ली, जैसे कि कोई मेटल का चीज, जैसे कि ये माउस है। ठीक है, अब इस माउस को मुझे तोड़ना है, ये टूट कर बिखर जाना चाहिए यहीं पर। ठीक है, यहीं पर टूट कर बिखर जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिएगा 3 प्रक्रिया हम इसके साथ कर सकते हैं। इसे मुझे तोड़ना है तो पहली प्रक्रिया में मैं क्या करूंगा, इस माउस के ऊपर मैं कुछ एसिड गिरा दूंगा, क्या होगा, टूट कर बिखर जाएगा। या इसको मैं उसके ऊपर पानी गिरा दूंगा तो धीरे धीरे ये सड़ जाएगा। ठीक है, हो रहा है। दूसरी प्रक्रिया, मैं इस पर हथौड़े से इसको तोड़ दूं, या इस पर रेत बड़ी स्पीड से फेंकूं, या फिर मैं इस पर कोई दरार है और दरार में पानी भर के फ्रीज में रख दूं, तो पानी जो है वो बर्फ बनेगा और इसको धीरे धीरे चौड़ा करेगा और आखिरकार तोड़ देगा। ठीक है, यहां पर इतना ना समझकर आप इतना समझ लीजिए कि इसको मैं हथौड़े से तोड़ रहा हूं, तो भौतिक अपक्षय या मैकेनिकली। ठीक है, यदि मैं इस माउस को किसी एसिड से तोड़ रहा हूं, रासायनिक अपक्षय। तीसरा अपक्षय जिसे कहा गया है जैविक अपक्षय, ये वाला जैविक अपक्षय, जो अपक्षय का तीसरा प्रकार, कि मैं दीमक छोड़ दूं इसके ऊपर, तो दीमक क्या करेगी, इसको धीरे धीरे चट कर जाएगी। आई होप समझ में आ गया हो। तो रासायनिक अपक्षय ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा सेलें टूटती है। ऑक्सीजन जब किसी चट्टान को तोड़ता है तो ऑक्सीडेशन, जब कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से चट्टान चट्टान टूटती है तो कार्बनेटीकरण या कार्बनीकरण, और यदि जल में घुलकर कोई चट्टान टूट जाती है तो कहलाता है हाइड्रेशन या सॉल्यूशन यानी विलीन। भौतिक अपक्षय कहां होगा, जहां पर शीत और शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेशों में जहां पर तेज आंधी चलती है वहां पर होगा, या जो शीत क्षेत्र यानी जो ठंडे क्षेत्र है जहां पर रात में पानी बर्फ में बदल जाता है और दिन में वही बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है। तो पानी पानी का पिघलना और बर्फ का जमना, ये लगातार जब होता है तो भौतिक बल द्वारा चट्टान टूट जाती है, अपने ही स्थान पर टूटती है, यानी ये स्टैटिक है, उसी जगह पर हो रहा, तो उसे हम कहते हैं भौतिक अपक्षय। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं आता, तो टेम्परेचर या पाला या प्रेशर रिलीज होने से नहीं होता। नेक्स्ट है जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय में जैव यानी जीव, अब जीव में 2 शामिल है, एक तो हो गए छोटे छोटे से जो सूक्ष्म जीव। देखिएगा जीव को अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत तीनों को शामिल किया जाता है, वनस्पति, जीव जंतु और मानव। ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है, जीव कहलाता है या जैव कहलाता है। फिर इस प्रकार से अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से तोड़ते हैं, तो पेड़ों की वनस्पति, जैसे कि कोई पेड़ की रूट है, इसको व्हाइट बोर्ड पर हम समझते हैं, कोई पेड़ है और पेड़ की जो जड़ें हैं वो हमारे अर्थ के अंदर
पहुंचती है या चट्टान के अंदर इस प्रकार से फैलती है। हमें पता है जो जड़ें होती हैं काफी मोटी होती है, एक बार में इतनी है, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये इतनी मोटी हो जाए, ठीक है, इससे भी मोटी हो सकती है। तो जैसे जैसे मोटी होगी इस दिशा में और इस दिशा में वो क्या करेगी, प्रेशर डालेगी, यानी उसको क्या करेगी, ये चौड़ा कर रही है। जैसे 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 जो जड़ है मोटी होती जाएगी, साइड की दीवारों को वो थोड़ा सा चौड़ा करती रहेगी और वो चट्टान धीरे धीरे टूट जाएगी। अक्सर हम जब कहीं पर्वत देखते हैं तो पर्वत में आप देखते होंगे कि पर्वतों के बीच में कई ऐसे पेड़ जो होते हैं वो दरारों के अंदर रहते हैं। तो धीरे धीरे पेड़ बड़ा रहता है, होता रहता है और दरार को चौड़ा करता रहता है, आखिरकार वो चट्टान टूट जाती है। तो पेड़ जो होते हैं या जो पादप होते हैं वे चट्टानों को अपनी ही जगह पर तोड़ते हैं। दूसरा कि छोटे छोटे से जो चूहे हैं, चूहा तो यहाँ पर बन नहीं पाएगा, मान लीजिए ये चूहा है, चूहा क्या करेगा, इस जमीन के अंदर या चट्टान के अंदर के क्या करेगा, छेद करेगा, छेद करेगा, अपने बिल बनाएगा और वो छेद जो है उसमें पानी भर जाएगा या छेद से यहाँ पर खोखली हो जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे भागों में हम पहुंचते हैं तो वहां पर हमारे जो पैर है वो एकदम से नीचे चले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे नीचे की जो जमीन है वो खिसक गई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे का पूरा जो क्षेत्र होता है वो चूहों ने उसको वहां से छेद बना दिए, छोटे छोटे से छेद बनाकर उसको आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड है कुछ। तो अगर इस प्रकार से बहुत सारे छेद बन गए तो हम इस पर जब चलेंगे तो ये कमजोर हो गई और कमजोर होने के बाद ये टूटकर बिखर जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया वहां पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से तीसरा जो है मनुष्य, मनुष्य को अपने घर बनाना है और घर बनाने के लिए वो मिट्टी कहाँ से लाएगा, पत्थर कहाँ से लाएगा, वो चट्टानों से इनको प्राप्त करेगा। तो मानव भी अपक्षय में सहयोग करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं मानवीय गतिविधियां हो गए, जैसे कि वो खनन का कार्य यानी माइनिंग का वर्क या जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है उसके कारण यहाँ पर दरारें आ जाती है। ठीक है, तो तीन प्रकार के, रासायनिक, भौतिक तथा जैविक, यानी केमिकली, मैकेनिकली एंड आपका बायोलॉजिकली, जैविक, तीन प्रकार के वेदरिंग प्रोसेस होते हैं। फिर बात करते हैं अपरदन, इरोजन। अब इरोजन क्या होता है, तो अपक्षय ने चट्टान को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो टूटे हुए जो पदार्थ, छोटे छोटे से जो टुकड़े बच गए जो मूल चट्टान से टूटकर अलग हो गए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूव किया जाता है, उसका स्थान परिवर्तन किया जाता है या उसका परिवहन किया जाता है, तो उस परिवहन की क्रिया में पदार्थों का जो क्षरण होता है वह अपर्दन कहलाता है। यानी वो जो टुकड़े हैं वो जब टूटे हुए मूव करते हैं तो मूव कौन कराएगा, तो उसके कुछ एजेंट, एजेंट कौन कौन से हैं, तो जो टूटा हुआ जो पदार्थ है, जैसे कि चट्टान है, चट्टान टूट गई, अब टूटने के बाद जो छोटे छोटे से जो चूर्ण है, छोटे छोटे से जो पदार्थ है जो वहां पर बिखर चुके हैं, उन्हें कौन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा, तो उसके अंतर्गत सहयोग रहेगा पवन का, उसके अंतर्गत सहयोग रहेगा पानी का, उसके अंतर्गत सहयोग रहेगा बर्फ की नदी जिसे हिमनद कहते हैं, यानी ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड विंड, तीनों मिलकर उस पदार्थों को डिस्प्लेस करेगी, उसको ट्रांसफर करेगी और फाइनली एक स्थान पर उसको डिपॉजिट करेगी यानी जमा कर देगी। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया रहती है वो अपर्दन। अब वो जब हवा किसी पदार्थ को उड़ाकर लेके जा रही है तो जो पदार्थ है अब भारी भारी है वो तो लुढ़कते हुए चलेंगे, बाय ट्रैक्शन चलेंगे। ठीक है, कुछ हल्के पदार्थ है तो वो लुढ़क लुढ़क के चलेंगे, यहां से कूदेगा, यहां पहुंचेगा, यहां से वापस नीचे पड़ेगा। कुछ काफी हल्के हैं तो हवा के साथ इस प्रकार से हवा में उठते जा रहे हैं। तो ये पदार्थ जो है इस प्रकार से लुढ़कते, उछलते हुए या लटकते हुए
हवा के साथ बहेंगे। अब जो उछल कूद करेगा या जो लुढ़कता हुआ चलेगा वो इस धरातल को भी धीरे धीरे कुरेद देगा, यहाँ पर भी गड्ढा डाल देगा। जो उछल कूद कर रहे हैं वो भी धरातल में गड्ढा डाल रहे हैं। जो लटक कर चल रहे हैं, सस्पेंशन के साथ चल रहे हैं, वो आपस में टकराएंगे। तो कई प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर चलती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहली है अपघर्षण। अपघर्षण का अर्थ होता है घिसना। अब ये जो पदार्थ जो हवा के साथ बह रहे हैं या पानी के साथ बह रहे हैं या चाहे बर्फ के साथ बह रहे हैं, वो क्या करेंगे कि वो कंकड़ पत्थर जो है वो जब किसी सतह पर धरातल पर जब लुढ़क रहे हैं तो जिस स्थान पर लुढ़क रहे हैं उस चट्टान को वो रगड़ेंगे, उसको वो क्या करेंगे, घिसेंगे, जिसे हम एब्रेजन या अपघर्षण के नाम से जानते। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वो इसको रगड़ रहे हैं। जैसे कि जो लकड़ी को जैसे छीला जाता है तो उसको, या फिर जो सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर जिसको जंग उतारने के लिए काम में लिया जाता है, या जो पुराने जो कलर लगे हुए हैं दरवाजों पर या किसी सतह पर, उसको छुड़ाने के लिए हम कुछ सैंड पेपर का यूज करते हैं। तो जो सैंड पेपर क्या करता है, घिसता है, और जो घिसता है उसे एब्रेजन। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो है सन्नी घर्षण। सन्नी, सन्नी का अर्थ होता है आपस में, सन्नी का अर्थ होता है आपस में, और घर्षण का अर्थ होता है घिसना। कि दो पदार्थ आपस में टकराकर टूटते हैं। आपस में टकराकर किस प्रकार से टकराते हैं कि दो पदार्थ जो है वो आपस में टकराएंगे। जैसे अब टकराएंगे कौन कौन से, जो सस्पेंशन के साथ कर रहे हैं, यानी हवा के साथ जो बह रहे हैं या फिर जो भी उछल कूद करते हुए जो टुकड़े चल रहे हैं वो लुढ़कते हुए भी चल रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं। तो आपस में दो टुकड़े जब टकराएंगे और टकराने के बाद एक मजबूत होगा और एक होगा कमजोर। जो कमजोर होगा वह मजबूत वाले से टूट जाएगा और टूटकर वो छोटा छोटा होता रहेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है सन्नी घर्षण। तो दो प्रक्रिया होगी कि अपघर्षण और सन्नी घर्षण, दोनों अपर्दन का ही एक प्रक्रिया है। तीसरी जो प्रक्रिया है वो संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण का अर्थ होता है घोलना। अब घोलना क्या होता है कि पानी जो होता है वह घुलकर या फिर जो चट्टान है उसको घोलकर अलग कर रहा है। दो चट्टानें आपस में चिपकी हुई है और पानी उसको अंदर जाकर उसको अलग कर लेता है। तो ऐसी स्थितियां जब होती है तो वो कहलाता है संक्षारण, संक्षारण या कोरोजन। तो भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर तथा जो रनिंग वाटर है उसके द्वारा जो कास्ट जो स्थलाकृतियां, कास्ट जो स्थलाकृतियां है वो देखने को मिलती है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में एक क्षेत्र है जहां पर चूने की चट्टानें, हमें पता है कि चूना जो है पानी में आसानी से घुल जाता है। तो जो चूना है या जो चूने वाला जो धरातल है जहां पर चूने की चट्टान है, तो वहां पर अगर कोई पानी बहेगा तो वो क्या करेगा, तो उसके अगर रोल को देखेगा तो पानी जो चूने वाली चट्टान पर बह रहा है तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे, जैसे कि रनिंग वाटर है, यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं। तो धरातल पर या फिर आप देखिएगा ये यहाँ पर इसने क्या किया, छेद कर दिया। छेद किस प्रकार से होता है कि जैसे कीप जो होता है जिससे हम बोतल में केरोसिन भरने के लिए या बोतल के अंतर्गत हम पानी भरने के लिए एक कीप का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार के कीप बन जाएंगे। छोटे छोटे से जो छेद होंगे वो धरातल की तरफ मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े से छेद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, धरातल के अंदर भी पानी जाएगा या फिर ये ऊपर वाला जो धरातल है वो ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, क्योंकि चूना चूना तो पानी के द्वारा बहा दिया गया। तो पानी जो है इसके ऊपर जो बह रहा है, जो पानी इस प्रकार से बह रहा है वो क्या कर रहा है, इसको घुला रहा है, चूने चूने को घुलाकर अपने साथ बहा रहा है। तो कहीं पर गड्ढे बन गए, कहीं पर ऊबड़ खाबड़ जगह जमीन हो गई। तो इस प्रकार की स्थितियां वहां पर देखने को मिलती है चूना युक्त क्षेत्रों में। ये कास्ट टेस्ला करके मैंने नहीं करवाई है, ये दिल्ली ही मैं आपको करवाऊंगा। फिर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो प्रक्रिया है वो जल गति, हाइड्रोलिक एक्शन।
ठीक है। हाइड्रोलिक एक्शन क्या है कि जिस प्रकार से हाइड्रोलिक क्या करता है, प्रेशर करता है। प्रेशर को हम हाइड्रोलिक एक्शन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कई ट्रैक्टर ट्रॉलीज को आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो अपना आप खाली होती है, ठीक है, अंदर से एक स्विच दबाया, उसके अंदर हवा भरती है और धीरे धीरे जो पंप है वो खुलता है और वो ट्रॉली को खाली कर देता है। किचन का या घर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे फर्नीचर होते हैं जो आराम से हेड पंप जो चलते हैं आसानी से खोल रहे हैं। पलंग के अंतर्गत भी इस प्रकार से हाइड्रोलिक पंप लगाते हैं। इसी प्रकार से हमारे मोटरसाइकिल के अंतर्गत भी जो फ्रंट सस्पेंशन जो होता है उसके अंतर्गत भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। यानी जो प्रेशर है उस प्रेशर को कम करना, जैसे कि मैं आपको वीडियो करके बता रहा हूँ, देखिएगा पानी का दबाव है, ठीक है, पानी का जो दबाव है वो दबाव नीचे वाली सतह पर दबा रहा, पानी क्या कर रहा है, जिस सतह पर बह रहा है उसको दबा रहा है। तो दबाने के बाद जैसे ही वो कभी दबाता है और कभी छोड़ता है, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो चट्टान है वो टूटकर बिखर जाती है, तो उसे भी हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से ये वाटर प्रेशर भी हाइड्रोलिक एक्शन से मिलता जुलता ही है। तो जल के दबाव के कारण चट्टान टूटती रहती है। नेक्स्ट जो अपर्दन की प्रक्रिया है उत्पाटन, ये बेसिकली पानी वाले क्षेत्रों में कम होता है। उत्पाटन जो है ये प्रक्रिया हिमानीय वाले क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। उत्पाटन क्या होता है, मैंने जो पिछली जो क्लासेस रही उस क्लासेस के अंतर्गत मैंने बढ़िया चित्र के डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया कि उत्पाटन क्या होता है। उत्पाटन का अर्थ इस प्रकार से होगा कि जैसे कि ये प्लेन सतह है और यहाँ पर एक खूंटा निकला हुआ है किसी चट्टान का, ठीक है। अब कोई ग्लेशियर जो है वो जब इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, ये ग्लेशियर इस दिशा में मूव आ रहा है, ठीक है, ग्लेशियर बर्फ की नदी है, पानी तो है नहीं, तो वो लगता नहीं है कि वो मूव कर रहा है, तो ये इससे टकराएगा। अब टकराने के बाद अब हार्ड है ग्लेशियर, यानी बर्फ की नदी है, हार्ड है, तो वो क्या करेगी, इसको धक्का लगाएगी, और जब तक धक्का लगाएगी ये यहाँ से उखड़ नहीं जाए। तो रास्ते में ग्लेशियर के मार्ग में कोई चट्टान के जो टुकड़े आते हैं, उन चट्टान के टुकड़ों को वो क्या करेगी, उखाड़ देगी, यहाँ से इसको उखाड़ कर अपने साथ लेके चली जाएगी और जो पूरी जो सरफेस है उसको प्लेन कर देगी। तो ऐसी जो स्थिति रहती है उसको हम प्लकिंग, उखाड़ना या उत्पाटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर है अपवाहन, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने पवन में निर्मित जो जितनी भी जो स्थलाकृतियां पड़ी हैं, तो उसके अंतर्गत एक आपको डिफ्लेशन गर्त देखने को मिला होगा। कतारा गर्त की हमने बात की थी कि कतारा गर्त किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर एक बार वापस मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो कतारा गर्त है वो किस प्रकार से बनता है या डिफ्लेशन किस प्रकार से बनता है। देखिएगा कि जो हवा है वो काफी स्पीड से ऐसे बह रही है, ठीक है, बह रही है, और रास्ते में रेगिस्तानी क्षेत्र है। पहली तो बात ये रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत होता है, तो बीच में हवा क्या करेगी, यहाँ पर कोई एक गड्ढा बनाएगी, ठीक है, गड्ढा बनाएगी, ये गड्ढा काफी बड़ा होता रहता है और धीरे धीरे पवन जो है आगे बढ़ती रहती है। अब पवन क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, पवन इस गड्ढे में प्रवेश करेगी और यहाँ पर जो रेत है उस रेत को धक्का देकर क्या करेगी, बाहर निकालेगी और यहाँ पर आगे लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक गड्ढा बन रहा है और रेत को यहाँ पर जमा कर दिया, तो यहाँ पर तो बन जाएगा धोरा या ड्यून्स जो कहते हैं, यानी यहाँ पर एक स्तूप बनेगा, क्योंकि यहाँ की जो रेत है वो, तो ये जो गड्ढा है धीरे धीरे और गहरा होता जाएगा और गहरा होता जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा सा गर्त, तो इस प्रकार से उड़ाने की जो प्रक्रिया, यानी हवा अपने साथ इस प्रकार से रेत को उड़ाकर आगे शिफ्ट कर लेती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं या अपवाहन कहते हैं। अपवाहन का अर्थ होता है उड़ाना। तो पवन अपने साथ बहाकर चट्टान के टुकड़ों को लेके चली जाती है, ठीक है। नोट है कि अपर्दन में अपक्षय तथा परिवहन की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, यानी जो अपर्दन रहेगा उसमें चट्टानें टूटेगी भी और टूटने के बाद उसको उस जगह से हटा दिया भी जाएगा, लेकिन जो अपक्षय होता है उसमें परिवहन शामिल नहीं होता है। कैसे, जैसे कि ये कोई पहाड़ है, जैसे कि ये पहाड़ यहाँ पर मैंने बनाया, इस पहाड़ से ये टुकड़ा टूट कर यहाँ पर ये नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिरा, क्योंकि ग्रेविटी जो है इसको खींच रही थी। अब ये टूटा, टूटा क्यों, कि उसको हवा ने तोड़ा या फिर
टेम्परेचर के वेरिएशन से टूटा या फिर किसी अन्य सोर्स से ये टूटकर बिखर गया। यानी टूटने के कारण क्या है, तो 3 कारण हमने देखे हैं। या फिर तो वो भौतिक अपक्षय से टूटा, या वो रासायनिक अपक्षय से टूटा, या वो जैविक अपक्षय से टूटा। यानी या फिर तो जीव, पेड़ पौधे या मनुष्य ने इसको तोड़ा, या फिर पानी या अन्य किसी केमिकल के संपर्क में आकर कमजोर होकर टूटा, या फिर इसे किसी हवा, पानी या बर्फ ने तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में जब टूट गया, अपनी इस जगह से टूटकर यहां गिर गया, तो इस प्रक्रिया को तो कहा जाता है अपक्षय। ठीक है, वैदरिंग। लेकिन इस टुकड़े को आगे बहाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? अपर्दन। तो इसको बहाया, आगे बहाकर लेके जाएगी अपर्दन या परिवहन की प्रक्रिया। तो अपर्दन की प्रक्रिया में अपक्षय अपक्षय भी होता है, क्योंकि ये रगड़ता हुआ चलेगा तो यहाँ से इसको तोड़ेगा नीचे वाली सतह को, और इसके साथ साथ भी इस भूभाग को, इस जो टुकड़ा है उस टुकड़े को यहाँ पर आगे की तरफ, आगे से आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये फर्क रहता है आपके अपर्दन तथा अपक्षय में। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत है वो हालांकि मैंने नहीं करवाए हैं, फिर भी पर्वतों का निर्माण कैसे होता है तो उसके अंतर्गत हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा है। ठीक है, तो पर्वत कैसे बनते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स तथा पर्वत निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्लेट जो होती है 3 तरीके से मूव करती है। ठीक है, या फिर तो प्लेट आमने सामने आती है, या फिर प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, या फिर प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाती है। अब प्लेट क्या होती है, तो हैरी हैस का प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत है आपने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब भी समय मिलेगा तो हम उसको अच्छी तरीके से बताएंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है। जितने भी हमारे महाद्वीप और महासागर हैं अलग अलग प्लेट्स के बने हुए। कहा जाता है कि जैसे कि पानी है तो पानी के अंदर हम एक किसी जो प्लेट है उसको तोड़कर उसके टुकड़े, जैसे तस्तरी के टुकड़े डाल दें तो वो जो टुकड़े उस पर कैसे आपस में तैरते हैं, तो वैसे ही कल्पना की गई है कि जितने भी जो महाद्वीप हैं और जितने भी जो महासागर है उनकी भी अलग अलग प्लेट के टुकड़े हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। कभी कभी वो प्लेट के टुकड़े आपस में टकराते हैं, तो जब आपस में टकराते हैं तो उसे कहा जाता है अभिसारी किनारा। ठीक है, आपस में टकरा रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसे कहा जाता है अपसारी किनारा। ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर डाइवर्ज हो रहे हैं। और जब अगल बगल से खिसक जाता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मिक किनारा, यानी रचनात्मक किनारे या पास पास में अगल बगल से सरक रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो है ज्वालामुखी या भूकंप के घटित होने में इन दोनों किनारों का ज्यादा योगदान रहता है। तो मोड़दार पर्वत यानी जितने भी हमारे फोल्डेड माउंटेन, अब फोल्डेड माउंटेन कहाँ मिलते हैं तो हमें ये जरूर देखना होता है कि फोल्डेड माउंटेन कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो विश्व के कुछ फोल्डेड माउंटेन की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोकेट भी कर लेते हैं कि विश्व में कहाँ कहाँ पर फोल्डेड माउंटेन मिलते हैं। फोल्डेड माउंटेन का एक अलग चैप्टर हमारा रहा था कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं। तो वलित जो पर्वत होते हैं, वलित यानी जिसके अंदर बल पड़ा। अब बल का अर्थ ये हो गया, यहाँ पर हम समझते हैं, देखिएगा यहाँ पर पाया जाता है एक तो आपका हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत किस प्रकार से बना, तो दो प्लेटों के टकराने, हमने कहा है कि दो प्लेटों के एक दूसरे की तरफ अभिसरित होने पर बीच के जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर उठ जाता है, पर्वत बन जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि हमने कहा कि एक प्लेट इस तरफ से मूव कर रही है और एक तरफ मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इसी दो प्लेटों को बता रहा हूँ। ठीक है, और बीच में जो पदार्थ थे वो इस प्रकार से ऊपर उठ गए, यानी उसके अंदर बल पड़ गया, क्योंकि ये भी उसको प्रेशर दे रहा है और ये भी प्रेशर दे रहा है। जब दो हिस्सों से किसी चीज को हम दबाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एक कागज के उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से बनता है। जैसे कि अगर देख लीजिए हमारे पास एक कागज है और इस कागज में मैं यहाँ से इसको दबाऊंगा और इधर से दबाऊंगा, दोनों दिशाओं से अगर मैं इसको दबाऊंगा तो देखिएगा बीच में से क्या हो गया, ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये ऊपर की तरफ उठना जो है वो वलित पर्वत कहलाता है या फिर
फोल्डेड माउंटेन कहलाता है। तो विश्व के जितने भी ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है या विश्व में जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां जो पाई जाती है वो इन्हीं वलित पर्वतों के अंतर्गत पाई जाती है। तो जितने भी जो वलित पर्वत हैं वो विश्व के सबसे नवीनतम पर्वत है। ठीक है, सबसे नवीनतम पर्वत है। विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इन्हीं पर्वतों के अंतर्गत पाई जाती है। तो एक तो हो गया आपका हिमालय। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हिमालय यहाँ पर है। फिर उसके बाद और अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर है वलित पर्वत, मेजरली बता देते हैं आपको। यहाँ पर एक आल्प्स पर्वत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो दो प्लेट के मार्जिन पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक प्लेट तो है आपका पैसिफिक प्लेट और एक है आपका अमेरिकन प्लेट, और दोनों के बीच में यहाँ पर एक पर्वत खड़ा हो चुका है। इस पर्वत को हम एंडीज पर्वत कहते हैं। ठीक है, दो प्लेटों के बीच में इस प्रकार का पर्वत यहाँ पर खड़ा हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार का एक पर्वत, आप वलित पर्वतों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक वलित पर्वत देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। यहाँ से लगाकर ये पूरा का पूरा जो है कैलिफोर्निया या जो ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसे हम रॉकी पर्वत कहते हैं। तो आपके पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट टकराई और बीच में यहाँ पर क्या बन गया, पर्वत बन गया। तो पर्वत जो बनते हैं वो इस प्रकार, तो मेजर मेजर आपके ये आप वलित पर्वतों को देख सकते हैं कि ये वलित पर्वत पाए जाते हैं। तो वलित पर्वतों का जो निर्माण होता है वह इसी प्रकार से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री के क्षेत्र में मोड़दार पर्वत बनता है। कन्वर्जेंट कहां पर हो रहा है देखिएगा, C4 कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर तीन स्थिति पाई जाती है कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच में अभिसरण, यानी एक जो प्लेट है वो महासागरों की है, एक जो प्लेट है वो महाद्वीपों की है। दोनों जब टकराएगी तो बीच में क्या बनेगा, वलित पर्वत बनेगा। लेकिन इन दोनों में से भारी कौन सी है, तो हमेशा याद रखिएगा महासागरों के नीचे वाली प्लेट जो रहती है वो भारी रहती है और महाद्वीपों की जो प्लेट है वो हल्की रहती है। ठीक है, फिर महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट भी टकरा सकती है, महासागरीय महासागरीय प्लेट भी टकराती है। तीनों ही स्थिति में पर्वतों के निर्माण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है तीनों ही स्थिति को। यहाँ पर देखिएगा कि ये प्लेट जो है महासागरीय जो प्लेट है काफी हार्ड होती है इसलिए नीचे की तरफ चली गई, और ये जो प्लेट है जिसे कहा जाता है, ये मैं प्लेट यहाँ पर बना देता हूँ, ये है महाद्वीपीय प्लेट। दोनों प्लेट आपस में टकराई, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ। जो भारी होगी वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ जाने के बाद ये जो है यहाँ पर पिघल चुकी है। पिघलने के बाद यहाँ पर क्या होगी, ज्वालामुखी, यानी यही जो लावा है ऊपर की तरफ यहाँ पर बाहर की ओर देखने को मिलेगा। और जहां ये दोनों मिलती है, यानी यहाँ पर एक प्लेट नीचे गई और एक प्लेट यहाँ से सीधी खड़ी रही। ठीक है, नीचे कौन सी गई, जो भारी होगी। यहाँ पर बीच में एक ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को कहा जाता है बैनी ऑफ जॉन। बेसाल्ट एंडीसाइड परिवर्तन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है और इसे बैनी ऑफ जॉन, यानी इस ट्राइंगल को बैनी ऑफ जॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ पर्वतों के नाम दे रखे हैं कि यहाँ पर रॉकीज, एंडीज और एटलस, ये अफ्रीका का जो है, ये सारे के सारे आपके फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट जब आपस में टकराएगी तो दो प्लेटें में से जो भी प्लेट हल्की होगी या छोटी होगी वह भारी प्लेट के ऊपर गतिमान होगी, यानी नीचे कौन सी जाएगी, भारी प्लेट ही नीचे की तरफ जाएगी। और दोनों के जो मलबे हैं, यानी दोनों में जो टकराट होगी उससे क्या बनेंगे, फोल्ड बनेंगे और वहां पर मोड़दार पर्वत या वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय। ठीक है, हिमालय में दो प्लेट थी, वो दोनों ही महाद्वीप पे थी। देखिएगा, एक तो इंडियन प्लेट थी और एक थी यूरेशियन प्लेट। दोनों ही जो प्लेटें थी वो महाद्वीपीय प्लेट थी। यहाँ की स्थिति में जैसे कि हमने उदाहरण देख रखा है रॉकीज। ठीक है, तो रॉकीज जो बना है कहाँ पर बना, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि रॉकीज है यहाँ पर बना, तो रॉकीज में आप देखिएगा ये तो है आपका पैसिफिक प्लेट, यानी
ये जो प्लेट है ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और ये जो प्लेट है ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो नॉर्थ अमेरिकन तो प्लेट है वो तो महाद्वीपीय प्लेट है, और जो पैसिफिक प्लेट है वो क्या है, महासागरीय प्लेट है। तो एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है, दोनों में जो टकराएगी बीच में आएंगे वलित पर्वत। जो महासागरीय प्लेट है वो तो चली जाएगी नीचे की तरफ, और जो महाद्वीपीय प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ऐसी स्थिति जहां कहीं पर भी होगी तो वहां पर आपको ज्वालामुखी और भूकंप दोनों की संभावनाएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये कुछ विशेषताएं हमें वहां पर देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा महाद्वीपीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट, जो भारी है वो तो रही यहाँ पर, और जो हल्की है वो चली गई ऊपर की। भारी होगी वो नीचे जाएगी, हल्की होगी वो ऊपर रहेगी। तो इस प्रकार से वहां पर पर्वत बनता है। तो कुछ महासागरीय प्लेट होती है, तो दोनों ही जो प्लेटें हैं वो महासागरीय है, और वो जब आपस में टकराती हैं तो जो भारी होगी वह नीचे रहेगी, और जो हल्की रहेगी वह ऊंची रहेगी। जहां पर ट्रायंगल बनता है दोनों का, यानी एक प्लेट यहां पर नीचे गई और एक प्लेट यहां पर, इनके बीच में एक ट्रायंगल बनेगा। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में आपको समझाता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो प्लेट जब आपस में टकराएगी तो क्या स्थिति होगी। तो एक प्लेट ये चली गई नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों गई, क्योंकि ये भारी थी। और एक जो प्लेट थी वो यहाँ पर सीधी रहती है। यहाँ पर बीच में ये एक ट्रायंगल बनता है, गैप, ठीक है। इस गैप को बैनी ऑफ जॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बैनी ऑफ जॉन में पहुंचकर पिघलेगी, यानी बैनी ऑफ जॉन जो है यहाँ पर नहीं, सॉरी यहाँ होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ जो मेंटल में काफी गर्मी वाले स्थान यानी मेंटल में पहुंच चुके हैं, वहां पर ऑलरेडी लावा है। तो उस लावे के साथ ये चट्टानें पिघल कर खुद लावा बन जाएगी, और वे पानी के संपर्क में आकर वहां पर जो स्थिति है वो इस प्रकार की रहेगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कॉबर ने एक सिद्धांत दिया था कि पर्वत कैसे बनते हैं। टाइम अप हो रहा है, तो कॉबर को वैसे समझा देता हूं मैं। कॉबर किस प्रकार से कहता है, तो कॉबर का यहाँ पर अगर डायग्राम दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं दे रखा है तो वो कहता है कि दो जो किनारे होते हैं, या फिर कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, इसको मैं अच्छी विस्तार से समझाऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा सा मैं ऑफलाइन क्लास से इसके अंतर्गत आपको समझाऊंगा। फिर है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन अभी हमने देखा जो फोल्ड से बनते हैं। भ्रंशोत पर्वत यानी जिसमें भ्रंश आ गया, तो भ्रंश के आने पर पर्वत किस प्रकार से बनता है कि एक भाग साइड के हिस्से नीचे चले गए और बीच का भाग या फिर तो खड़ा रह गया या फिर ऊंचा उठ गया। तो जो ऊंचा उठा रहता है उसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जब वल्कनों की प्रक्रिया होती है तो उससे जो पर्वत बनता है तो उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और जो अपर्दित होकर घिसकर जो बच जाते हैं पर्वत, उसे हम अवशिष्ट, जैसे कि अरावली जो है हमारे अवशिष्ट पहाड़ियों के अंतर्गत गिनी जाती है। तो ये पर्वतों का वर्गीकरण है, और आगे की जो क्लास रहेगी उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।